कैसे हैं आप सब लोग। स्वास्थ्य ग्लो अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप सब लोगों का आरजेएस प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, तो एक तो आपको ये जानना है कि सर मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं परसों से 31 जुलाई से, जो कि बैच चलेगा जब तक कि आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं और जजमेंट राइटिंग, एसेज, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। और ये तब तक चलेगा बैच जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो हमसे जुड़े थे, आप उन सबके वीडियोस देख सकते हो। ऑलमोस्ट सब ने ही, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, सब ने ही इस बैच की तारीफ़ की थी कि इसमें बहुत अच्छे से सिखाया था कैसे आंसर लिखे जाते हैं, कैसे जजमेंट्स लिखे जाते हैं, कैसे एसेज लिखे जाते हैं, और साथ ही साथ में कॉपीज़ भी चेक कर कर के अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी कि कहाँ किसकी क्या गलती है, वो भी बताया गया था। तो सब ने ही, जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ली थी, काफ़ी सारे सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से इस बैच से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, पर जिस इंस्टीट्यूट में आपको सिखा रहे हैं, आपकी कॉपी चेक करके आपको बता रहे हैं कि कहाँ करेक्शन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आई थिंक वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज तो कहीं से भी ले सकते हो, बट आपको वो चेक करने के बाद पता चले कि मेरी गलती कहाँ पर है, जिसको मैं इम्प्रूव करके आरजेएस मेंस का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। और दूसरा, इस पार्ट के अंदर, यानी इस वीडियो के अंदर जो सेकंड पार्ट है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा आरजेएस एग्ज़ाम जो अभी आपका मेंस होने जा रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप कम समय में पढ़ के अच्छे से इस एग्ज़ाम को निकाल पाओ। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि हमारे पास टाइम कम है। इतने कम समय में, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, आज से लगभग आपको 60 दिन मिलेंगे। रिजल्ट आपका 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर मैं लास्ट एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करूं, तो उससे आपको 45 डेज़ के आसपास मिले थे, तो जो कि अपने आप में कम टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि उतना ही टाइम आपको इस बार भी मिलेगा, बट हम कम से कम मान के चलते हैं कि कितना टाइम हमको मिलेगा। तो 10-15 डेज़ ये हो गए और 45 डेज़ वो हो गए, तो ऑलमोस्ट 60 डेज़ के आसपास आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो मिनिमम पीरियड है ही है। तो अभी मान के चलो, जो करना है इन 60 दिनों के अंदर करना है। तो 60 दिन आपके पास हैं, किस तरीके से आप अपने मेंस की तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हो। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर आपको कॉपीज चेक करके बताया जाएगा, आपको सब कुछ लिखना सिखाया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अब बात करूँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं मेंस की तैयारी को अच्छा करने में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैलेंजेस, कि आपने के सामने 4 चैलेंज हैं। पहला तो ये कि सर टाइम कम है, इतने कम समय में हम कैसे पढ़ पाएंगे। और पढ़ना तो दूर की बात है, चलो पढ़ भी लेंगे, पर याद कैसे कर पाएंगे, और याद करके लिख कैसे पाएंगे। क्योंकि प्री का एग्ज़ाम होता तो बात अलग थी, पढ़ लेते, आंसर सामने था, देख के याद आ जाता। पर अब लिखना है, और भी 1-2 लाइन नहीं लिखनी है, बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। तो अब सारा याद करना है, याद करके उन सबको लिखना है, और वो भी एक लिमिटेड पीरियड में। तो वो कैसे पॉसिबल है। दूसरा चैलेंज आप लोगों के सामने है कि सर सिलेबस पहले ही कम था कि अब और बढ़ गया, अब बढ़ भी गया, और उसको फिर कवर कैसे करें। टाइम भी कम है, और इतने समय में, कम समय में पुराना सिलेबस, नया सिलेबस, दोनों को कंप्लीट कैसे करें। और तीसरा चैलेंज आपके सामने है जजमेंट राइटिंग। सर जजमेंट राइटिंग, आज तक जजमेंट्स पढ़े ही नहीं, लिखने की तो दूर की बात है। तो जजमेंट राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे जजमेंट्स लिखने हैं। जजमेंट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से चार्ज फ्रेम होंगे, किस तरीके जजमेंट लिखा जाएगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज। और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज, एसेज। कभी ऐसे नहीं लिखे। बहुत लोगों ने, आपने हो सकता है लिखे हो, पर आप में से कई लोग जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनमें से ऐसे भी बहुत होंगे जिन्होंने आज तक कोई ऐसे नहीं लिखा। लिखना तो छोड़ो सर, पढ़ा ही नहीं कभी। तो कभी पढ़ा नहीं, अब कैसे लिखेंगे हम। कौन, कैसे पता चलेगा कि किस किस टॉपिक पे ऐसे तैयार करना है, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कहाँ मटेरियल मिलेगा। तो ये आपके सामने चैलेंजेस हैं जिनको मैं एक एक करके डील करूँगा।
और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बिना घबराए अपने एग्ज़ाम की तैयारी को, मेंस को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगी, क्योंकि अब तो वैसे 3 साल वाला रूल हो गया। तो ये जो मौका आपको दिया गया है, इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। आपका एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक मिनट बड़ा कीमती है। अगर ये टाइम आपके हाथ से निकला तो आपके हाथों से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मेंस के एग्ज़ाम के अंदर आपके 4 पेपर होंगे। एक पेपर लॉ का होगा, उसके साथ में एक लैंग्वेज का होता है, फिर दूसरे दिन लॉ का होगा, उसके साथ में भी एक लैंग्वेज का होगा। 3 घंटे मिलते हैं आपको लॉ के एग्ज़ाम के लिए और 2 घंटे मिलते हैं आपको लैंग्वेज के एग्ज़ाम के लिए। लैंग्वेज में क्या आता है, एसेज आते हैं, ठीक है। 100 नंबर का लॉ का होता है और लैंग्वेज 50-50 नंबर के होते हैं। तो ये बेसिकली आप सब लोगों को पता भी होगा, पर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जानना जरूरी है, जिनको आइडिया नहीं होता है कि सर कितने नंबर का टोटल होगा, एक दिन में कितने एग्जाम होंगे। एक दिन में 2 एग्जाम होंगे, सुबह लॉ का होता है और आफ्टरनून में जो आपका लैंग्वेज का होता है, और नेक्स्ट डे भी लॉ का होता है, आफ्टरनून में लैंग्वेज का पेपर होता है। लॉ का 100 नंबर का होता है, लैंग्वेज का 50 नंबर का होता है। टोटल मिला के आपके 300 नंबर बनते हैं। अब 300 नंबर में से सर कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि हम पास हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट टाइम जो रिजल्ट गया था, मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि लास्ट टाइम जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे, जिनके टॉप 10 रैंक्स आई हैं, तो उनके कितने नंबर थे और आपको कितने नंबर लाने चाहिए तब जाके आपको लगे कि हाँ सर हम पास हो सकते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, पर अगर आप जुड़े रहो इस वीडियो के साथ, अगर आप जुड़े रहते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको आपकी तैयारी करनी है। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो देखो, सिविल के अंदर ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और क्रिमिनल में वो सारे सब्जेक्ट हैं, आपको पता होगा क्योंकि आप प्री का एग्ज़ाम निकाल चुके हो। अब सवाल ये है कि सर ये जो नए सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसी के लिए ही हम 2 महीने का बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस के लिए पूरा बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्री के लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के लिए हर सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेंस का एक अपने आप में पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ से ही बार बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जो बैच हम चला रहे हैं, इसका टारगेट ही ये है कि आपको पता चले कि कौन से एक्ट में हमको कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि मेंस में ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सब कवर करने जाओगे तो बहुत सारी बहुत चांसेस हैं कि आपका बहुत कुछ छूट भी जाएगा। तो ये सिलेबस है आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा कि आपके इस आरजेएस मेंस में कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो और कौन सा एरिया ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जैसे कि आपके 4 कैटेगरी के अंदर टोटल क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते हैं, सीधे डायरेक्ट में आंसर है, आपसे सीधा डेफिनेशन पूछ ली या कोई प्रोविजन पूछे, आपसे सीधा पूछा, सीधा आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंस से क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और जजमेंट राइटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं जो 20% के अप्रोक्स आपका वेटेज रहता है आउट ऑफ 100, ठीक है। इसको एक एक को डिटेल में समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई आपका एरिया है तो वो डायरेक्ट। अब सवाल ये कि सर डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो देखो, इसमें एक तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट पर्पस आ गए। हर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, हर एक्ट का पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका छोटे मार्क्स में आ जाता है। फिर राइट्स ड्यूटीज़, आप देखोगे आपके ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर, एक्ट के अंदर आपके राइट्स ड्यूटीज़ हैं, चाहे टीपी हो, चाहे रेंट कंट्रोल एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, पॉनर पॉनी, लैंडलॉर्ड टेनेंट, ठीक है, इन सब के राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, सेलर बायर राइट्स ड्यूटीज़, लेसर लेसी। तो ये सारे राइट्स, सारे ड्यूटीज़ ऑलरेडी मेंशन्ड हैं बेयर एक्ट में। आपको क्या करना है, इनको सबको रटना है, पहले समझना है फिर रटना है, ताकि ये सारी चीज़ें अगर रटी हुई होंगी तो एग्ज़ाम में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा,
आप सीधा लिखोगे क्योंकि टाइम कम है। फिर डेफिनेशन इसके अंदर आती हैं, प्रोसीजर्स इसके अंदर आते हैं कि मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट, पुलिस वाला कैसे रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं जिस एक्ट के अंदर, उसके बारे में पूछ लेते हैं आपसे कि उन अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करेगा, क्या उनके पास पावर होती हैं, किसके वो अंडर कंट्रोल में आते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब आपसे पूछ लेते हैं। तो ये सब रटा होना चाहिए। जैसे प्रोबेशन की बात करूँ मैं, तो उसके अंदर भी बता रखा है कि सेक्शन 13, सेक्शन 14, तो ऐसे राइट्स ड्यूटीज़ हो गई, कौन अपॉइंट करेगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ग्राउंड्स हो गए आपको, प्लांट कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है, ये रटे हुए होने चाहिए सारे ग्राउंड्स। टेनेंट को किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, एविक्ट किया जाता है, रटे हुए होने चाहिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सीधा डायरेक्ट में आंसर है, आपको सब रटना है, पहले समझना है, रटना है, रटने के बाद में आपको जैसे पूछा सीधा सीधा लिखना है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बेयर एक्ट में कौन सा एरिया ऐसा है जिसको आपको समझने के बाद अच्छे से रटना है, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट बिना सोचे समझे उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं। आपसे अगर मैंने पूछा कि लैंडलॉर्ड के टेनेंट के राइट्स ड्यूटीज बताओ, आपने बता दी, आप चांसेस हैं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए ये स्कोरिंग है। ऐसे ही एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, डाइन डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कन्फेशन की क्या है, एडमिशन की है, एक्सपर्ट एविडेंस की क्या है, सबकी एविडेंशियरी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। ये भी आपको सपोर्ट करना है। क्लासेस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप आंसर लिखोगे अपने, और आंसर के साथ साथ लास्ट में ये भी बताओगे किसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। इससे आपको एज मिलेगा बाकियों के कंपैरिजन में। आपको को अगर थोड़े बहुत भी नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं हर क्वेश्चन में, तो एट लास्ट आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन बाकियों के कंपैरिजन में चांसेस हैं कि हो रहा है। ऐसे ही एसेंशियल एलिमेंट्स आपसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और पीछे लिख देंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, इस पर शॉर्ट नोट लिखो, कमेंट लिखो। तो ये एक तरीके से सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस को आपको पहले ही प्रिपेयर करना होगा। तो मेरा जो पॉइंट है वो सिंपल ये है कि एक बेयर एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले ही तैयार करनी है, एकदम उनको समझने के बाद रट लेना है, ताकि जैसे एग्ज़ाम में आए तो ये पेन रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम वैसे ही कम है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जिसने आरजेएस का एग्ज़ाम पूरा कर लिया, ये पेपर आरजेएस मेंस का पेपर जिसने पूरा कर लिया, ठीक है, चांसेस हैं कि उसका मेंस निकल जाएगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कंप्लीट ही नहीं कर पाते टाइम पर, क्योंकि या तो स्पीड कम है, लिखते स्लो स्लो है, क्योंकि आज तक लिखा नहीं सिर्फ पढ़ा है, तो ये भी गलत फहमी है आपकी। हम इतने सारे टेस्ट पेपर इसलिए लगते हैं 40 60, ताकि उससे क्या होगा, 60 पेपर जब आप लिख लोगे तब आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, और इतने पेपर लिखने के बाद आप एग्ज़ाम में टाइम पे पेपर पूरा कर पाते हो। तो वो हैबिट तो आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डिफरेंस क्वेश्चन की। तो देखो, डिफरेंस क्वेश्चंस भी आपको पहले से ही तैयार करने हैं, और ये भी एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आते हैं। अब चाहे आप पॉइंट वाइज तैयार करो, चाहे आप पैरा वाइज तैयार करो, ठीक है, चाहे आप टेबल बना के तैयार करो, तो वो सब आपको पहले ही तैयार करना है। जैसे मान लो मैंने एडमिशन कन्फेशन डिफरेंस पूछा, तो आपके पास पहले से ही लिखा होना चाहिए कि एडमिशन कन्फेशन में डिफरेंस क्या है। वहाँ सोचने का टाइम नहीं है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है डिफरेंस, किडनैपिंग अबडक्शन क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस के क्वेश्चन पहले ही तैयार करके रख लेने हैं, ताकि वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। क्योंकि मान लो अगर आपको किसी का डिफरेंस नहीं आता, आप खुद सोच के देखो, आपने जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि चलो आप लिखो मर्डर कल्पेबल में डिफरेंस लिखो, आपको कम से कम 2 मिनट तो सोचने में ही लग जाएगी कि इसमें डिफरेंस होता क्या है। पर अगर आपने वही मर्डर, वही कल्पेबल ओमिसा के डिफरेंस अगर पहले से तैयार कर रखा है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये एरिया ऐसा है जो आपको पहले से तैयार करना है। और 2 महीने के जो ये हमारा क्लासेस चलेंगे, इसमें हम आपको इस सारे एरिया पे काम करवाएंगे, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस लिखोगे, क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे और ये मटेरियल
होगा। ये डिफरेंस से क्वेश्चंस होंगे, इसमें इतने पॉइंट लिखने हैं, इसमें इतने पॉइंट लिखने हैं, इतने नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें इतने पॉइंट आएंगे, बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें इतने पॉइंट आएंगे। ऐसे ही लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। सिचुएशन दे दी, पूछेंगे कि इसका आंसर बताओ, कौन सा ऑफेंस लगेगा वो बताओ, क्या इशू है वो बताओ। तो ऐसे में आपके इलस्ट्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, एविडेंस एक्ट, इन सब के इलस्ट्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। आईपीसी इलस्ट्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलस्ट्रेशन में से सीधा क्वेश्चन आता है, और जब क्वेश्चन आता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया इसने, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बस इलस्ट्रेशन पूछ लिया है। और अगर आपको ये पता है कि ये इलस्ट्रेशन इस सेक्शन का है तो बात ही खत्म हो गई। आप तो ऑन द स्पॉट आप उसका आंसर लिख दो अगर बिल्कुल सही भी है, और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इलस्ट्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन से सेक्शन का कौन सा इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड पे, वो आपके लेटेस्ट केसेस होते हैं, वहाँ से भी आपसे पूछ सकते हैं। कम चांसेस हैं, जैसे आपने देखा होगा प्री के अंदर कोई भी लेटेस्ट केस लॉ नहीं पूछा, तो केस लॉज आपसे पूछे जाएं इससे चांसेस कम है मेंस में प्री को देखते हुए। पर फिर भी आपको एटलीस्ट जो लैंडमार्क केसेस हैं वो तैयार करने चाहिए। हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एटलीस्ट आपका 1 या 2 केस लॉज तैयार होने चाहिए। जैसे कन्फेशन पे केस लॉ तैयार होना चाहिए, डाइन डिक्लेरेशन पे केस लॉ तैयार होना चाहिए, हर पे थेफ्ट है केस लॉ तैयार, मर्डर है केस लॉ तैयार होना चाहिए। बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके केस लॉज पहले से ही तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना प्रोविज़न लिखा और प्रोविज़न के साथ साथ आपने उसके साथ अगर एक केस भी लिखा तो आप मान के चलो आपको बाकियों के कंपैरिजन में नंबर ज़्यादा मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको केस लॉ लिखना होता है। केसेस की भी बात करेंगे हम, और लास्ट में जो है कि आपको कई बार मन से बनाई हुई सिचुएशन भी दे दी जाती है, पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑफेंस बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अच्छे से, अगर आपने क्लास अटेंड की हैं तो आप ऐसे सिचुएशंस को भी सॉल्व कर लेते हो। जजमेंट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो जजमेंट राइटिंग में देखो, क्रिमिनल में चार्ज बनवाते हैं आपसे, जजमेंट लिखवाते हैं। सिविल में ऑर्डर्स लिखवाएंगे, जजमेंट लिखवाएंगे आपसे। अब यहाँ पे आपके सिविल जजमेंट से भी क्लास चलेंगी, क्रिमिनल जजमेंट से भी क्लास चलेंगी। सिविल में किस तरीके से ऑर्डर लिखते हैं वो आपको बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। ऐसे ही क्रिमिनल में किस तरीके से चार्जेस फ्रेम होते हैं, किस तरीके से जजमेंट लिखते हैं, ये भी आपको पूरा बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। अभी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि पहले मैं लॉ कर लूँ और लास्ट में जब जजमेंट राइटिंग की बात आएगी तो मैं सिर्फ देख के चले जाऊँ कि जजमेंट लिखते कैसे हैं, नहीं लिख पाओगे आप। जजमेंट राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको कई सारे जजमेंट्स लिखने पड़ेंगे, कई सारे ऑर्डर्स लिखने पड़ेंगे, कई सारे चार्जेस बनाने पड़ेंगे एडवांस में, तब जाके ही आप एग्ज़ाम टाइम में बना पाओगे। क्योंकि एक तो वैसे ही आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं और जजमेंट आपका लास्ट में होता है, टाइम वैसे ही कम है। तो जब टाइम आपके पास वैसे ही कम है तो आप सोच के चलो जो चीज़ आपके पहले से तैयार नहीं है किस तरीके से उसको लिख पाओगे एंड में। वो एंड में तभी आप उसको लिख पाओगे जब आपने उस पर अच्छी मेहनत की है, पहले से उसको कई बार लिखा है और कई बार अच्छे से लिख के चेक कराया है और अपनी गलती सुधारी है। नेक्स्ट मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ जो जनरली क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, सर टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। जो लोग पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि सर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम ध्यान में रखेंगे तैयारी करते वक्त। तो देखो मेंस में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20-22 के आसपास होते हैं। चॉइस नहीं होती है। हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में बहुत स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे चॉइस मिलती है कि या तो ये क्वेश्चन कर लो या ये क्वेश्चन कर लो। राजस्थान में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 3 घंटे लॉ के पेपर के होते हैं और 2 घंटे लैंग्वेज के होते हैं। कोचिंग की अगर बात की जाए तो कोचिंग ज़रूरी है नहीं है, तो देखो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सकता है, ये बता सकता है कि किस तरीके से लिखना है, पढ़ना है इतने कम समय में, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे कोई चाहिए जो मुझे बताए कि कहाँ मेरे में कमी है, मुझे क्लासेस भी ज्वाइन करनी है ताकि मुझे डेली मोटिवेशन भी मिले, मुझे ये भी पता चले कि क्लास में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकियों की क्या परफॉर्मेंस है,
तो मुझे आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। अगर आपका ऐसा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर नोट्स की अगर बात करें तो देखो नोट्स इम्पोर्टेंट हैं भी नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट से कवर हो जाते हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट से कवर नहीं होते, जैसे डिफरेंस से क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, केस लॉज। तो वहाँ पे हम आपको मटेरियल देंगे जिससे आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम में लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। तो जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको बताएंगे कि क्या टाइम मैनेजमेंट होगा, कि कितनी घंटे आपको क्लासेस लेनी है, कितना आपको खुद से पढ़ना है, और खुद से पढ़ने के बाद में कितने आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। क्या डेली टेस्ट पेपर लिखना है, क्या ऑल्टरनेट डे लिखना है, पहले कौन सा टेस्ट पेपर देना है, माइनर से स्टार्ट करें, मेजर से स्टार्ट करें, या दोनों को साथ साथ लेके चलें। ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा क्लासेस के अंदर। फिर मल्टीपल रिवीजन्स आपको करने हैं, कंसेप्ट आपको अपने क्लियर रखने हैं। इस बार जो पेपर आया कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो चांसेस हैं कि आपके कंसेप्ट्स आपसे पूछ जाएं, तो अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। रटने वाली चीज़ अब ज़्यादा रही नहीं है आरजेएस के अंदर। पहले ऐसा हुआ करता था कि आरजेएस क्लियर करना है तो रट लो, रटना तो है ही, समझना है, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर बेयर एक्ट आपको एग्जाम हॉल में मिलता नहीं है, जैसे दिल्ली हरियाणा में बेयर एक्ट्स आपको मिलते हैं एग्जाम हॉल में, यहाँ पे आपको बेयर एक्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। एक्ट के नाम को रिपीट नहीं करना होता, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं। पॉइंट्स में लिखना होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है, ज़्यादा नंबर किस में मिलते हैं, ये सब भी देखेंगे। ग्रामर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आंसर राइटिंग की बात आती है। अगर आपकी ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको अच्छे नंबर मिलें, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। फिर चार्जेस एंड इश्यूज़, ट्राई करो कि जब क्लास चल रही हो या आप खुद से छोटे जो माइनर आपके एक्ट्स हैं, मेजर में भी आप पहले से चार्ज फ्रेम करो कि ये ऑफेंसेस पे क्या चार्ज बनेगा, ये इशू इस पे क्या, ये पॉइंट इस पे क्या इशू बनेगा, और टीचर से पूछो, आओ डिस्कस करो, ताकि आपका पहले से दिमाग खुले कि हाँ अगर ये सिचुएशन आई है तो मैं इस पे ये चार्ज बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो उससे आपको पहले से ही हेल्प मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों यूज़ कर सकते हो, क्लासेस आप घर बैठ के भी ले सकते हो, आंसर आप घर बैठ के लिखो और यहाँ पे चेक कराओ, और 2 या 4 दिन में कॉपी आपकी वापस आपको मिल जाएगी ऑनलाइन ही। एक्स्ट्रा शीट आपको आंसर में नहीं मिलेगी, आरजेएस में लिमिटेड स्पेस होता है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो इसी तरीके से बनाई गई है ताकि आपको लिमिटेड स्पेस ही मिले, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं होता, तो हम उतनी ही स्पेस देते हैं आपको जितनी स्पेस आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिलेगी, ताकि आप यूज टू हो जाओ, आपको एक पता चल जाए पैटर्न कि किस तरीके से मुझे आंसर लिखने होते हैं, ताकि आपको वहाँ फिर दिक्कत ना हो। और मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आंसर राइटिंग में मैक्सिम्स लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। हायर जुडिशियल के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप अपने जुडिशियल के लोअर जुडिशियल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो PYQ, तो आप हायर के भी देख सकते हो। लीगल लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सर बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी होती है क्या। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी होती है क्या, तो आंसर है नहीं। अगर आप बेयर एक्ट की एक्ट एज इट इज़ लैंग्वेज याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपको एज इट इज़ लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे अभी जो जज बने हैं जिन्होंने एज इट इज़ लैंग्वेज नहीं लिखी है, बट जो आपके पॉइंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक डेफिनेशन के अंदर, एक सेक्शन के अंदर, उनको मेंशन करना होता है। जैसे क्लासेस के दौरान हम आपको बताएंगे भी कि अगर ये सेक्शन है तो इस सेक्शन के अंदर ये 3 वर्ड्स हैं, ये 4 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं, फिर इन वर्ड्स के थ्रू आप एक सेंटेंस बना के एग्जाम में लिख के आ सकते हो। फिर हैंड राइटिंग भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग वाकई में बहुत ख़राब है तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे। इतनी तो अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि पहचाने जा सके कि आप पढ़ सकते हैं कि क्या है हैंड राइटिंग, ठीक है। अब जब आप बहुत सारे टेस्ट पेपर लिख लेते हो तो ग्रेजुअली आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लिखने हैं। जितना टेस्ट पेपर लिखोगे आप उतना ही इजी आपके लिए होगा कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाके आप टाइम पे पूरा पेपर कर पाओगे। केस लॉस की लिस्ट यहाँ भी प्रोवाइड की जाएगी आपको, केस लॉस आप खुद भी तैयार कर सकते हो। केस लॉस इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ आपको केस लॉ लिखना है,
व्हेन, वेयर, हाउ, ईयर इन लिखना है नहीं लिखना, फुल नेम लिखना है नहीं लिखना, जज का नाम याद रखना है, बेंच याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कब कहाँ केस लॉ आएगा, कहाँ केस लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार केस लॉ पे कोई शॉर्ट नोट पूछ ले जाता है। ठीक है, कि इस केस में बताओ। अगर वो कम पूछा गया है तो आपको बस इतना बताना है कि उसमें क्या जजमेंट है, क्या हेल्ड हुआ है। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस केस के बारे में बताओ, तो वहाँ पे उस केस के बारे में आपको सारी बातें बतानी पड़ती हैं, फैक्ट्स, इश्यूज, जजमेंट। तो कब आपको एक जजमेंट के ऊपर 2 लाइन लिखनी है, कब आपको एक जजमेंट के ऊपर 10 लाइन लिखनी है, कब आपको ये बताना है कि जजमेंट में फैक्ट्स क्या थे, इशू क्या थे, जजमेंट क्या था, ये कब कब आपको क्या क्या लिखना है, ये सब आपको बताया जाएगा क्लास के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने वहाँ वहाँ भी केस लिख दिया जहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों लिखना है केस, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिखना है, जहाँ पूछा गया वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताना है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सर अगर मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप तो ये बताओ कि कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे क्रिमिनल में, कितने नंबर लाने पड़ेंगे सिविल में, और कितने नंबर लाने पड़ेंगे हिंदी में, और कितने नंबर लाने पड़ेंगे इंग्लिश में। तो मैं लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया था उसमें मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट रैंक की, कि फर्स्ट रैंक जिसकी आई थी उसके नंबर कितने थे, तो देखो पेपर 1 में थे 58, पेपर 2 में थे 61, हिंदी में 34 और इंग्लिश में 17। अगर सेकंड रैंक की बात करूं 65, पेपर 1 आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है, और ये आउट ऑफ 50 है। तो 50 में से कितने लाने हैं, ठीक है, हिंदी में 50 में से कितने लाने हैं इंग्लिश में, और ये है आपका पेपर 2 और ये है पेपर 1। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप देखो 63, 57, 24, 18, 58, 61, 24, 18। अब आप मान के चलो कि इसके बेसिस पे अगर आपका स्कोर यहाँ पे 60 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, और यहाँ पे भी अगर आपका स्कोर 60 प्लस आता है तो आप बिल्कुल सेफ हो। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मुझे पेपर 1 में मिनिमम कितने लाने हैं 65, ऐसे पेपर 2 में मिनिमम कितने लाने हैं 65, और यहाँ पे मिनिमम कितने लाने हैं 50 में से आप देखो कितने कितने आ सकते हैं, 34 भी आते हैं, 23, 24, 24, 23, 31, 31। इसका मतलब पॉसिबल है कि 50 में से हम 30 ला सकते हैं, पॉसिबल है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो कंपेरेटिवली पिछली बार क्या हुआ था कि इंग्लिश में कम नंबर दिए गए थे, पर फिर भी आप देखोगे कि 17, 17, 18, 18, 17, 15, 18, 15, 19। तो अगर एवरेज भी लेके चलूँ मैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर की तो बात खैर अलग थी, कम नंबर दिए थे, बट आप अच्छे से आराम से यहाँ पे भी 25 से 30 के बीच में ला सकते हो। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मुझे इतने नंबर तो लेके आने हैं। ये मैंने आपके सामने रिजल्ट रखा है कि लास्ट ईयर ऐसा नहीं है कि इतने नंबर लाने पे ही आप पास हो जाओगे, नंबर ऊपर भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं। पर अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो मेरा मानना है सिविल में 100 में से 65 नंबर से नीचे नहीं आने चाहिए। यहाँ पर टारगेट होना चाहिए 65, क्रिमिनल में 65। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ आपका टारगेट होना चाहिए 50 में से 30, इंग्लिश में और हिंदी में भी 50 में से। अब इतना तो मान के चलो 30 का टारगेट तो रख के चलो, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। पर माइंडेड ये तभी पॉसिबल है जब आपने लगातार 2 महीने बिना भी एक भी दिन वेस्ट किए तैयारी की है। परसों से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, सारी क्लासेस लेनी है, चाहे सिविल की हो चाहे क्रिमिनल की हो, जजमेंट्स की, लॉ की, ऐसे की, हिंदी की, इंग्लिश ऐसे की। यहाँ पे एसेस भी लिखवाए जाएंगे, जजमेंट्स भी लिखवाए जाएंगे, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, आपको टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। आप यहाँ पे ही लिखो, यहीं पे ही चेक कराओ, पर्सनली पूछो, पर्सनल इंटरेक्शन करो, मेरे से करो, टीचर्स हैं यहाँ पे, लैंग्वेज के हैं, लॉ के हैं, जजमेंट राइटिंग के हैं, सबसे पूछो। पर बस
सवाल ये है कि आपको आपका 100% देना है, कमी नहीं रहनी चाहिए कहीं पे भी। 60 दिन इस तरीके से यूज करने हैं कि ये 60 दिन नहीं, कितने हो, 100 दिन हो। अब वो आपके ऊपर है। और जाते जाते आपको अपना सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं क्लास में, खुद से रिवीजन करना है और टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। क्लास में पढ़ो, खुद पढ़ो, टेस्ट पेपर दो, चेक कराओ कहाँ कमी रह गई है, पूछो और सुधारो। और अगर आपने सारे टेस्ट पेपर लिखे, बिलीव मी लास्ट ईयर जिन जिन ने लिखे थे, आप खुद चेक करो वीडियोस स्वास्थ्य लॉ अकेडमी पे जाके, सब ने तारीफ की है, जितने भी जजेस बने हैं, कि यहाँ की टेस्ट सीरीज बेस्ट है और उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी फ़ायदा लो, हमारे साथ जुड़ो, 2 महीने ज्वाइन करो क्लासेस, टेस्ट सीरीज़। परसों से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो भी आपकी क्वेरी है, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।